क्वेश्चन है शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। ये चार ऑप्शंस हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1665। 1665 में क्या हुआ था आप बताओ। 1665 में दोस्तों शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 में, 1665 में। इस संधि पर एक्चुअल में जो साइन हुए थे वो हुए थे 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह ने हस्ताक्षर किए थे। शिवाजी ने 23 किले सम्राट को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि सम्राट ने राजगढ़, उसके राजस्व सहित 12 किलों पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी। शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी के अधीन शाही सेवा के लिए 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा किया और औरंगजेब ने उनके रख रखाव के लिए एक उपयुक्त जागीर देने का सहमति प्रकट की। जयसिंह प्रथम 10 वर्ष की आयु में अंबर का राजा और कछवाहा राजपूत का प्रमुख बन गया था। बात की है हमने जयसिंह के बारे में। और शिवाजी के बारे में तो सभी जानते ही हैं, भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और 1674 में औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने क्षेत्र के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। कब? 1674 में। किसको? शिवाजी को। ठीक है, तो शिवाजी को ताज कब पहनाया गया था? 1674 में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वायुमंडल का घटक नहीं है। तो बताइए अब कौन सा घटक नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तापमान। तापमान वायुमंडल का घटक नहीं है, बाकी गैसें, जलवाष्प, धूलकण ये सभी वायुमंडल के घटक हैं। हम जानते हैं कि महासागरों और नदियों में मौजूद जल गर्मियों के दौरान वाष्पित हो जाता है और वायु में चला जाता है। इस प्रकार जल वाष्प वायु के घटकों में से एक है। यह पृथ्वी के वायुमंडल का बहुत कम परसेंटेज है। वायुमंडल में धूल के कण भी मौजूद हैं। वे विभिन्न स्रोतों जैसे सूक्ष्म मृदा, धुएं, कालिक, पराग, धूल और उल्काओं के विघटित कणों से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाली गैसों के मिश्रण को वायु के रूप में जाना जाता है। जैसे जानते ही हैं आप, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.036% है। बाकी अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल की मोटाई की बात करें तो लगभग 480 किलोमीटर है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला, गंगानगर अदिति डैश की फसल है। अब पहले तो आप अपना दिमाग लगाइए, है ना, थोड़ा सा आपको समय दिया जाता है, इसके बाद में हम बताएंगे आपको सही जवाब क्या है इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कपास। कपास क्या है? गंगानगर अदिति कपास की एक फसल है। उत्तर भारत में उगाई जाने वाली कपास की किस्में गंगानगर अगेती, है ना, ये राजस्थान में है। बीकानेर नरमा राजस्थान में, मारू विकास हाइब्रिड राजस्थान में, धनलक्ष्मी हरियाणा में, और एक और है रुपए 875, रुपए 875, ये राजस्थान की है। ये क्या है? कपास की किस्मों के नाम है ये। चलो, वहीं अगर हम बात करें राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? ये दुर्गापुर के अंदर है। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म श्री गंगानगर में है और जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म ये भी श्री गंगानगर में है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए इसका कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोक प्रशासन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इज एसोसिएटेड टू लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की। वहीं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में इस पुरस्कार की घोषणा की थी, राजेंद्र प्रसाद की। यह पुरस्कार लोक प्रशासन में तो दिया ही जाता है, और राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि वह भारत के पहले राष्ट्रपति और एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। राष्ट्रपति होने के अलावा इन्होंने 1946 और 47 में भारत की पहली कैबिनेट में कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में भी काम किया था। 1946 और 47 की बात है, भारत में पहली कैबिनेट कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में भी काम किया था। उन्हें अक्सर सम्मान से राजेंद्र बाबू भी कह दिया जाता है। क्या? राजेंद्र, ठीक है, बाबू। तो ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जैव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, बताइए किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है? जैव शब्द मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी के जो जैव जिसे नंबर 1 के रूप में भी जाना जाता है, बॉक्सिंग के 6 पंचों में से एक है। अब ये कौन कौन से हैं देख लें। जैसे क्रॉस एक जैव हो गया, जैव तो हो ही गया, है ना। जैव के बाद में एक क्रॉस होता है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस नहीं, क्रॉस, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्रॉस हो गया। इसके बाद में होता है लीड हुक। दूसरा क्या होता है? लीड हुक होता है। एक रियर हुक होता है, रियर हुक, ठीक है। पहला कौन सा होता है? जैव। दूसरा हो गया क्रॉस, और तीसरा हो गया लीड हुक, चौथा रियर हुक, और ये पांचवा होता है लेड अपरकट। लेड अपरकट। और छठा कौन सा होता है? रियर अपरकट। रियर अपरकट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेवा का गठन किसने किया था? बताइए इस प्रश्न का क्या होगा जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहन सिंह। मोहन सिंह ने भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेवा का गठन किया था। वहीं अगर हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना पहली बार किसने की थी? मोहन सिंह ने। कब की थी? चलो इसकी डेट भी देख लेते हैं। 1942 में की थी ये। और अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने 1926 में 1926 में नौजवान
भारत सभा, इसकी स्थापना की थी। 1928 में उन्होंने सुखदेव चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये की थी 1928 में। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। और इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि के रूप में हर साल 23 मार्च, कब 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1878 की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिटन। किसने रखा था? ऑप्शन ए लिटन ने। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश भारत ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था। इनका उद्देश्य ब्रिटिश नीति की आलोचना को दबाना था। विशेष रूप से दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80, इसके शुरू होने के बाद से जो विरोध हुआ था। अधिनियम उस समय भारत के वायसराय लिटन तो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्टालिन। स्टालिन कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी। इसका पूरा नाम क्या था? जोसेफ स्टालिन। नेता के रूप में उभरने के लिए स्टालिन को एलेक्सी रायकोव के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। स्टालिन ने 1953 तक सोवियत संघ यूएसएसआर के नेता के रूप में कार्य किया था। और व्लादिमीर लेनिन की अगर हम बात करें तो ये एक सोवियत राजनीतिक क्रांतिकारी और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनका जन्म 1870 में हुआ था और 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के लिए सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। वहीं हम बात करें येल्त्सिन की, तो येल्त्सिन कौन थे? चलो इनके बारे में जान लेते हैं। ये 10 जुलाई 1991 से और 31 दिसंबर 1991 से 31 दिसंबर 1999 तक रूस के पहले राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? रूस के पहले राष्ट्रपति। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते हैं। कौन थे वो? कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक, लेखक, सामाजिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री। मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। और गोर्बाचेव, मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव एक सोवियत राजनेता थे। 1985 से 1991 में देश के विघटन तक सोवियत संघ के अंतिम नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था? बताइए इस प्रश्न का क्या है सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में भारत की जनसंख्या का यही घनत्व था। भारत विश्व के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है और 2011 के आंकड़े आपके सामने हैं। विश्व भर में औसत जनसंख्या का जो घनत्व है वो लगभग 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 15 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है। बिहार में सबसे अधिक घनत्व है, बिहार में कितना है? 1106। 1106 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1106 लोग। इसके बाद बंगाल का नाम आता है, बिहार, ये बिहार की बात है। ठीक है, बिहार के बाद भाई बंगाल में देखो, बंगाल में 1028 है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। और इसके बाद में केरल में कितना है? 860। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यूनियन टेरिटरी। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट के दौरान सहायता प्रदान करता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी से। वे राजा अश्वसेन और वाराणसी की रानी बामा के पुत्र थे। किसके? अश्वसेन और बामा, इनके पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। उन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया था। लगभग 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहते थे और ये जैन धर्म के 23वें, कौन से? 23वें तीर्थकर थे। उन्होंने संसार को त्याग दिया और 30 वर्ष की आयु में तपस्वी बन गए। उन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया, जिसे अब पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। उनके 108 नाम हैं। लगभग 800 ईसा पूर्व वाराणसी में रहे थे। जैन तीर्थकरों में से केवल पार्श्वनाथ को ही सदैव सिर के ऊपर सर्प मुख के छत्र के साथ दर्शाया जाता है। 2 यक्ष अर्थात यक्ष धरेणंदर और यक्षी पद्मावती को अक्सर उनके साथ दिखाया जाता है। तीर्थकर कौन कौन से हैं वो जो अयोध्या में पैदा हुए थे? तो पहले हुए थे ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ, ये अयोध्या में पैदा हुए थे। अभिनंदनाथ ये चौथे थे, अयोध्या में पैदा हुए। सुमितनाथ 5वें अयोध्या में पैदा, और 14वें थे अनंतनाथ, ये भी अयोध्या में ही पैदा हुए थे। ऐसे तीर्थकर जो वाराणसी में पैदा हुए, पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु और श्रेयासनाथ, जो 11वें थे श्रेयासनाथ। ऋषभनाथ या आदिनाथ कौन थे? ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे और इनका प्रतीक था वृषभ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था।
पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर केंद्रित थे। पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1974 से और 1978। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। इसके बाद औद्योगिक और खनन क्षेत्रों का स्थान रहा। कुल मिलाकर यह योजना एक सफलता थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि प्राप्त की थी। इस योजना का प्रारूप डीपी धर द्वारा, किसके? डीपी धर द्वारा बनाया और जारी किया गया था। इस योजना को 1978 में 1978 में समाप्त कर दिया गया था। रोलिंग योजना, यह योजना 1978 और 1979 की वार्षिक योजना के साथ और पहले बंद की गई पंचवर्षीय योजना की निरंतरता के रूप में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोविंद सागर। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित एक जलाशय है। इसका निर्माण भाखड़ा बांध से हुआ है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न हुआ। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है? रह चुकी थी, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह किया था? तो कौन थी वो, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। कवि और कार्यकर्ता सरोजिनी नायडू ने पहली बार 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड जारी की। भारतीय कविता का एक सुंदर संकलन है। क्या है यह? एक भारतीय कविता का सुंदर संकलन है। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। भारत की कोकिला, किसको? सी इज नोन एज भारतीय कोकिला। नायडू भारत की पहली महिला थी जिन्होंने किसी राज्य की राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का पद संभाला था। वहीं अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो ये कौन थी? एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी। 19 नवंबर 1917 से 31 अक्टूबर 1984 तक। 1966 में ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। मेरी सच्चाई सनातन भारत इनकी किताब है। मेरी सच्चाई, इनकी किताब का नाम क्या है? मेरी सच्चाई सनातन भारत। यह है इनकी किताब का नाम। कस्तूरबा गांधी के बारे में बात करें तो राजनीतिक कार्यकर्ता कस्तूरबा गांधी 11 अप्रैल 1869 से 22 फरवरी 1944 भारत से थे। भारत प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।